परिणति अपनी मामी सीमा जी और बहन जीवा के साथ उदयपुर आ चुकी थी। वो लोग इस वक्त ऑटो में थे। खिड़की के बाहर देखती परिणति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बाहर देख रही थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। ए परिणति, जरा अपने भैया को फ़ोन लगा तो, सीमा जी ने आवाज़ दी। तब वो अपने ख्याल से बाहर आई। माँ, कर दिए हैं भैया मैसेज, वो घर पर ही हैं, जीवा ने कहा। कर दिए हैं जो भैया सुनते मैसेज, परिणति रुक वो गई। घर पर ही हैं, एक बार जीवा फिर ने से कहा। उसकी जो नज़र सुनते सामने परिणति थी। रुक गई। परिणति, एक बार फिर तुम से ये उसकी बताओ ना, अब नज़र कॉलेज सामने थी। का क्या करोगी, जीवा ने पूछा। जो सुनते ही जवाब दिया, पेपर तो ख़त्म हो गए हैं, डिग्री मिलेगी तब, जब देखा जाएगा, अभी कुछ जॉब शुरू करनी होगी। हाँ, ज़रूर करना। देख बेटा, हम तो यही कहेंगे, आज जिज्जी ने जो तुमको पाल लिया वो अपनी मेहनत के दम पर, इसलिए लड़कियां लोगों को भी अपने पैर पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। सीमा जी ने अपनी राय दी। जो सुनते ही जीवा की आंखें सिकोड़ कर परिणति को देखा, फिर बोली, तो माँ अभी किसी और के पैर पर थोड़ी खड़ी है। सीमा जी ने बेटी की बात सुनते ही माथा पीट लिया। एक ये लड़की हमारे कपार पर बैठी है, कहाँ हम तो सीट पर बैठे हैं। जीवा ने फिर अपनी बात रखी। उसकी बात सुनते ही परिणति खिलखिलाकर हंस पड़ी। सीमा जी ने बेटी को घूरा, फिर सिर हिलाकर रह गई। कुछ देर बाद वो लोग एक मोहल्ले में रुके, जहाँ सामने एक बोर्ड पर बेहद ऊपर शांति कॉलोनी लिखा था। गाड़ी वाले को पैसे देकर सीमा जी बैग के लिए आगे बढ़ी। एक बैग परिणति और जीवा के हाथ में भी था। यह मोहल्ला काफ़ी भरा हुआ लग रहा था, बस नाम ही शांति कॉलोनी था। दोनों तरफ घर थे, बीच में सड़क जिसमें आसानी से बहुत गाड़ी नहीं घुस सकती थी। वो लोग अब एक पीले रंग के 2 मंजिला मकान के सामने रुके। दो, मम्मी, हम ले रखवाते हैं सामान। उनका 25 साल का बेटा सत्यम बाहर निकला। टी शर्ट और पैजामे में उसे एकदम लापरवाही से देखा। सीमा जी ने घूरा। नहीं, हम वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, मगर अब अपने कमरे तक नहीं जा सकते ये सामान रखने। हम कल नाइट शिफ्ट पूरा करके आए हैं, सुबह आँख लग गई इसलिए नहीं आए ना, सत्यम ने कहा तो बेटे को घूरती सीमा जी वहीं बैठ गई। एक छोटा सा हॉल था जिसमें लकर ओपन किचन एक तरफ नजर आ रहा था और दूसरी तरफ 2 कमरे के साथ नीचे एक बाथरूम था। वहीं से लगभग सीढ़ियाँ जाती ऊपर। चलो, अब भी सामान रख कर आए। जीवा अपना और परिणति का बैग लेकर ऊपर चली गई। सत्यम ने माँ को देखकर पूछा, वैसे अब परिणति तो बोली थी नहीं आएगी, काहे भाई, तुमसे पूछना पड़ेगा का हमें। सीमा जी ने बेटे को घूर कर कहा तो वह तुरंत बोला, हम तो बस पूछ रहे थे। अच्छा रुको, तुम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं, बढ़िया कड़क चाय बनाना, सीमा जी ने जाते हुए बेटे को देखकर कहा। फिर अब परिणति को अपने पास आने का इशारा किया। वो उनके पास आकर बैठी। अब पहले तुम हमको ये बताओ, हुआ क्या रहा। इससे हाथ उठा दोगी तो बेटा लड़का पगला ही जाएगा ना। सीमा जी की बात पर उसने एकदम चिढ़कर कहा, तो क्या हमको कुछ भी बोलेगा। कितने दिन से देख रहे थे, कभी रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता, कभी कुछ 7-8 महीने से कर रहे थे नज़रअंदाज, लेकिन वो तो माना ही नहीं। उस दिन सबके सामने पागल के जैसे सड़क पर फूल देने लगा, ज़बरदस्ती कर रहा था, शादी कर लें इसलिए धर दिए। फिर तो बेटा 2-4 कपाट हमारी तरफ से भी रखना था। पूरी बात सुनकर सीमा जी ने चिढ़ कर कहा। परिणति हंस दी। उसने अपनी मामी को साइड से हक कर लिया। आप समझ जाती हैं हमारी बात, पता नहीं माँ को क्या हो जाता है, उसने उदासी से कहा। जो सुनकर सीमा जी चुप रही। उसको देखकर वो मन में बोली, उनका डर नहीं समझती है ना तुम। लो, अब तुम आ गई ना, अब मम्मी का मन लगा रहेगा। 3 साल नहीं हुए तुमको गए, इनको तो रोज़ तुम्हारी याद करके आंसू बहाने थे। रसोई से बाहर आते सत्यम ने कहा। परिणति मुस्कुरा दी। सीमा जी ने बेटे को देखा तो वो तुरंत रसोई में जा घुसा। राठौल विला, बेहद ही बड़ा और आलीशान बंगला जो सफ़ेद रंग का था। उसके आसपास हरियाली थी, गार्डन भी बेहद बड़ा। उसके सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी। अभियुक्त एकदम भावहीन चेहरे के साथ बाहर आया। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ गया। अंदर आते ही एक गहरी सांस ली। तभी 3-4 साल की बच्ची भागते हुए उसके पास आई। उसने उनके पैर को पकड़ लिया। चाचू, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। उस बच्ची की आंखों में चमक थी। अभियुक्त ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपने कोट की जेब से चॉकलेट निकाल कर उसे दी। थैंक यू, वो खुश होकर बोली। अभियुक्त ने उसकी उंगली पकड़ी और अंदर चला आया। हॉल में एक अधेड़ बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसको देखते ही वो उठी। आ गए आप? आ ही गए हैं, अभियुक्त ने जवाब दिया। इतना कहकर वो पलक की उंगली छोड़ जाने लगा। उसकी नज़र सीढ़ियों से आती औरत पर पड़ी।
उसको देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी, पर वो उनको नज़रअंदाज कर बोला, चाची, राजू के हाथों ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दीजिए। हॉल में खड़ी दूसरी औरत रजनी जी ने तुरंत हामी भर दी। वो अपने कमरे की तरफ पट गया। वो बुजुर्ग महिला सुहासिनी जी ने उदासी से अपनी गर्दन हिलाई। सीढ़ी पर खड़ी कावेरी जी उसके इस रूखे व्यवहार को देखकर बस दंग रह गई। पलक ने रजनी जी का हाथ खींचा। दादी, दादी, चाचू ने मुझे चॉकलेट दी है। बड़ी दीदी देखो, उसने पहले रजनी जी ने कहा, उससे पहले बाद कावेरी जी और देखकर बोली। कावेरी जी मुस्कुराई। अपने चाचू की लाडली हो ना आप? आवाज़ सुनते ही सबने उस ओर देखा। एक बड़ी स्टाइलिश साड़ी में उसकी माँ बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अब सबके बीच आ गई। बड़ी माँ, आपने कहा था कि जब अभियुक्त आ जाएंगे आप उनसे बात करेगी। मेरी मॉम डैड भी कब तक इंतज़ार करेंगे? अभियुक्त प्रीति से शादी करने के लिए तैयार है ना? वरना डैड कहीं और बात करेंगे। उसने कावेरी जी से पूछा तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। रजनी जी ने अपनी बहू को देखा, फिर सिर हिलाकर रह गई। और ये क्यों लेगी हमारे भाई की जिंदगी का फैसला? अदिति, एक कठोर आवाज़ आई। सामने एक लड़की थी, गहरे हरे रंग की साड़ी में माथे पर लगा सिंदूर उसके शादीशुदा होने की गवाही दे रहा था। उर्वी दी, मैं तो बस पूछ रही थी। अदिति ने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उर्वी ने अपना हाथ आगे कर दिया। अदिति, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, किसी से भी बहस नहीं करनी। हमारे भाई को आपकी बहन से शादी करनी है या नहीं, ये फैसला वो कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचिएगा। दी, मैं तो कह रही थी माँ पापा को तो फिर कहीं और बात करनी होगी ना, इसलिए जैसे आपको और आपके परिवार को ठीक लगे, उर्वी ने तीखे अंदाज में कहा। वो एक नज़र सब पर डालते हुए वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ गई। कावेरी जी उसे जाते हुए देखती रह गई। अदिति का चेहरा उतर गया, उसका मुंह बन गया। उसने कावेरी जी की तरफ देखकर कहा, माफ़ करिए बड़ी माँ, आपको ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो पूरे ना हो सके। वो वहाँ से निकल गई। कावेरी जी बस उसकी तरफ देखती रह गई। अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वो वहाँ से निकल गई। अब उसका मुंह बना हुआ था। कमरे में आते ही वो बड़बड़ाई, कहाँ सोचा था प्रीति की शादी हो जाएगी इस घर में तो दोनों बहनें आराम से रहेंगे, पर ये दोनों भाई बहन ने जीना हराम कर दिया है। अभियुक्त भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हूर की पड़ी चाहिए। और यदि शादी हो गई है पर चैन नहीं इनको। इतना अच्छा प्लान किया था बड़ी माँ से बात करके, पर लगता है सब कुछ चौपट हो जाएगा। वो कुछ सोचकर परेशान होने लगी। फिर उसने अपने में ही कहा, नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अभियुक्त के कमरे में आते ही उर्वी ने एक गहरी सांस ली। वो अंदर आई। उसे देखते ही वो फौरन काउच से उठा दी। आप कब आई? अभी तुमने माँ के नाम को बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा हमें। उर्वी ने उसके गाल पर हाथ रखकर एकदम प्यार से कहा। उसने कुछ खास नहीं कहा। उर्वी एकदम प्यार से बोली, और पापा, दादाजी, सबको पता है वो लोग कुछ बोले नहीं? कौन बोलेगा? मैं अपनी माँ के नाम को इतना बढ़ाऊंगा कि ये लोग भूल नहीं पाएंगे। दी, उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। उर्वी की आंख भर गई। उसने एकदम आहिस्ता से उसके माथे को चूम लिया। और अब एक बात बताओ, हमें अतिथि की बहन से शादी का वादा किया है तुमने? उर्वी ने पूछा तो उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मतलब? उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। करने दीजिए दी, करने दीजिए। मैं शादी करूँगा तो प्रीति नहीं, अहाना से, अभियुक्त ने कहा। जो सुनते ही उर्वी हैरान हुई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अहाना के लिए कोई नहीं मानेगा ना? दादाजी ना दादी माँ ना पापा, तभी तो मजा आएगा दी, अभियुक्त ने एक सातिर मुस्कुराहट के साथ कहा। उर्वी नासमझी से उसे देखती रह गई। अभियुक्त ने उसी अंदाज में कहा, अहाना का बहुत मॉडर्न होना पसंद नहीं है यहाँ सबको, तो बस इसलिए वो मुझे पसंद है। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो यहाँ किसी को पसंद ना आए। अभी ऐसी शादी नहीं होती, तुम्हारा उनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। उर्वी ने उसे समझाना चाहा तो वो उसी तरह से बोला, वो मैं देख लूँगा दी। भैया दीदी, एक 16-17 साल की लड़की वहाँ आई। अभियुक्त और उर्वी शांत हो गए। जो नव्या कहिए बच्चे, उर्वी ने प्यार से कहा तो वो बोली, बस हमें अभी पलक से सुना कि भैया आ गए हैं और आप भी, इसलिए आ गए। अच्छा किया, उर्वी ने कहा। अभियुक्त कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद बोला, मैं मंगवा दी है स्कूटी, पर तुम अभी बाहर नहीं चलोगी?
जब तक लाइसेंस नहीं बनता। नव्या एकदम खुशी से उछलते हुए भाई के गले लग गई। कावेरी जी दूर से ये देख रही थी। वो दोनों ही उनकी बेटी को तो बहुत मानते थे, बिल्कुल बड़े भाई बहन की तरह। वो निश्चिंत होकर अब वहाँ से चली गई शांति कॉलोनी। जीवा के साथ परिणति कमरे में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उतरने लगा। अपना सामान अलमारी में लगाकर उसने कहा, हम भी ना तुम्हें परेशान कर देते हैं, तुम्हारा कमरा शेयर करना पड़ता है। ऐसे मारेंगे ना सुधर जाओगी। अच्छा पहले इधर आओ। जीवा ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठाया। परिणति की ओर देखकर वो धीरे से बोली, तुम ये वैभव के चक्कर में यहाँ नहीं आना चाहती थी ना। ये नाम सुनते ही परिणति के चेहरे का भाव कुछ बदला। उसने अब एकदम सख्त होकर कहा, उसका नाम मत लो सामने। अरे बाबा, इतना गुस्सा। जीवा उसके गुस्से से डरकर बोली तो परिणति धीमी सी आवाज में बोली, इस बारे में बात मत करो, सोने दो, कल देखते हैं कुछ काम मिले तो। पहले एक बार बात करते हैं अपनी दोस्त से। परिणति इतना कहकर अपनी जगह पर आकर लेट गई। वो और मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं है डुड्डू। ये आवाज़ कानों में गूंजी। उसने आँख कस कर भींच ली। आगे की कहानी और भी जारी है। जल्दी लाऊंगी भाग 3।